हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। पूरे के पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, जो चैप्टर 8 और 9 है इसमें बताया गया है, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में देखा, जैसे कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोर्स इज़ द कॉज ऑफ मोशन, कि मोशन कैसे होती है। मतलब जो है ऑब्जेक्ट्स, जो भी हमारे सब चीज़ें हैं, जैसे कि कार हो गया या फिर हम खुद हो गए, हमें सब में मोशन होती है, हम सब वॉक करते हैं, चलते हैं, किसी ना किसी तरीके से मूव करते हैं, तो एक फोर्स होती है जिसकी वजह से मोशन होता है। अब जैसे कि मून गोज़ अराउंड द अर्थ, मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, बाकी सारे प्लैनेट्स भी जो हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं। तो एक फोर्स एक्ट करती है हर चीज़ पर। अगर कोई चीज़ मूव हो रही है ना, तो वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से ही मूव कर रही है। तो देखिए, एक होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम लोग अर्थ पर चल पा रहे हैं, कोई भी चीज़ ज़मीन से जुड़ी हुई है वो ग्रेविटी की वजह से जुड़ी हुई है, क्योंकि देखिए ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो हम लोगों को डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खींचती है। आप लोगों ने मे भी देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ऐसे लोग जो स्पेस में जाते हैं, तो वो लोग स्पेस में घूमते रहते हैं। मतलब कैसे, जैसे कि हवा में तैरते टाइप के रहते हैं, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। हम लोग अर्थ पर टिके हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि ग्रेविटी हम लोगों पर किस तरीके से एक्ट करती है, मास के बारे में जानेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी वगैरह पूरा का पूरा इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ग्रेविटेशन की जो कहते हैं कि इन्वेंशन, वैसे इन्वेंशन तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा से मौजूद थी, मगर हम लोगों को ग्रेविटी के बारे में किसने बताया? तो देखिए, न्यूटन थे, आइजैक न्यूटन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बार देखा कि भाई वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और एक सेब आकर के टपका। अब फिर उन्होंने ये सोचा कि जो एप्पल है ये नीचे ही क्यों गिरा, ये हवा में क्यों नहीं उड़ गया। इस सब को सोचने के बाद वो एक पॉइंट पे आए कि भाई कुछ ना कुछ कोई एक फोर्स है ज़मीन पर जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो यही रीज़न है कि अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है और सन जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। तो यही है कि अगर फिर एक बात ये भी आई कि भाई ही आर्ग्यूड दैट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है, तो वो स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं घूमता। तो इसका जो आंसर है वो हमें यहाँ पर गिवन है। ये जो एक्टिविटी है ना, कि आप एक रस्सी लीजिए या फिर एक थ्रेड लीजिए, उस पर एक बॉल जैसी बांध लीजिए, फिर आप उसे गोल गोल आप उसे घुमाइए। आपको गोल घुमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही गोल घूमता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है। तो आपने थ्रेड को छोड़ दिया है, तो बिफोर द थ्रेड इज़ रिलीज द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो स्टोन जो है वो गोल गोल घूमने लगता है, उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है और उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही होती है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कि एक बार ये जो स्टोन है यहाँ पर है, इसकी डायरेक्शन ये है, फिर ये डायरेक्शन यहाँ हो गई, फिर यहाँ से यहाँ, तो वो आगे आगे सर्कुलर डायरेक्शन में हमेशा मूव कर रहा है और उसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन भी बदल रही है। तो चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब डायरेक्शन बदल रही है तो उसकी वेलोसिटी भी तो बदल रही है ना, उसकी स्पीड भी जो है वो बदल रही है। तो द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो भाई कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से चीज़ गोल गोल घूम रही है? प्लैनेट्स भी जो हैं वो सन के अराउंड गोल गोल घूमते हैं। तो भाई ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, एक फोर्स होती है जो कि सेंटर के अराउंड लग रही होती है, और जो फोर्स सेंटर के अराउंड लग रही होती है ना, उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज़ को सेंटर के अराउंड ही घुमाती रहती है, और अगर ये फोर्स प्रेजेंट नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ द फोर्स, इस फोर्स के एब्सेंस में जो आप स्टोन घुमा रहे थे वो स्ट्रेट लाइन में जाता, और ये स्ट्रेट लाइन विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता ना, तो सर्किल बनता और जो आपका स्टोन ऐसे करके चला जाता। बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा लगती है जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में होती है, कोई चीज़ गोल गोल घूम रही होती है, तो फोर्स सेंटर की तरफ लगती है। उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और
अगर वो मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में होती तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, आप लोग 10th क्लास में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे। सर्कल के अराउंड एक लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके जा रही होती है, उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। और वो टेंजेंट जो है वो सर्कल से स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रही होती है। ये होपफुली आपको समझ में आ गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो द फोर्स दैट कॉजेज एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अराउंड द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स जिसकी वजह से कोई बॉडी मूव कर रही है सेंटर में और सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रही है, और जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ हमारी लग रही है, तो इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे वही देखते हैं कि मोशन जो होता है मून का अर्थ के अराउंड, मतलब मून जो है हमारा जो चांद है अर्थ का, वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है। ये भी किस वजह से लगाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से लगाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है कि भाई कौन सी फोर्स होती है जिसकी वजह से जो मून है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा होता है। तो वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब अपनी तरफ खींचने वाली एक फोर्स है। अगर ये नहीं होती तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगता। अब वही है इसमें आगे कि हम लोग ने देखा है कि जो गिरता हुआ एप्पल है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, मतलब एप्पल को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, मतलब जो सेब है उसको जो ज़मीन है वो अपनी तरफ खींच रही है। क्या एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा? क्या एप्पल भी अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा? तो देखिए, अगर हम लोग न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग अच्छे से समझेंगे ना, आपको आसपास की दुनिया अलग ही लगने लगेगी। देखिए, अर्थ जो है वो तो सेब को अट्रैक्ट कर ही रही है, वो तो हमें पता है क्योंकि सेब अर्थ पे आकर के गिर जाता है, मगर जो एप्पल है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होता है। एप्पल भी एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा होता है अर्थ के ऊपर। मगर देखिए, ये हमारे थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग को ये पता है, टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अर्थ अगर एप्पल पे ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है तो एप्पल भी अर्थ पर ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा होगा। मगर सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फॉर अ गिवन फोर्स acceleration is inversely proportional to the mass of an object. Acceleration is inversely proportional to the mass of an object. तो acceleration जो है वो उल्टी होती है मास के। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा वो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करेगा। तो एप्पल का मास अगर पूरी धरती के, पूरे अर्थ के मास के हिसाब से तो बहुत ही छोटा है, इसलिए जो एप्पल ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर रहा है ना अर्थ पर वो बहुत कम है, इसलिए एप्पल पे अर्थ नहीं गिरती है, एप्पल अर्थ पर गिरता है। ठीक हो गया ना ये? तो मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबली स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द अर्थ, मतलब मास जो है ना एप्पल का वो बहुत ही छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में, इसी वजह से जो एप्पल है वो धरती पर गिरता है। हमारे सोलर सिस्टम में भी अगर सारे के सारे प्लैनेट्स दूर जाने लगे उससे, सन से, वो क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि सन भी एक फोर्स एक्सर्ट करता है, ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है प्लैनेट्स पे, और सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यही जो अट्रैक्शन की फोर्स है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? जो अर्थ के सारे ऑब्जेक्ट्स, मतलब अर्थ के ही नहीं, पूरे स्पेस के, पूरे यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी अट्रैक्शन वाली फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग कहते हैं। अब ये देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या होता है? तो देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी भाषा में अगर आप लोग ये फॉर्मूला देखेंगे कि F इज इक्वल टू G, M1 एक m है, एक दूसरा m है, और d का स्क्वायर। तो सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है A
और एक ऑब्जेक्ट है बी। अगर हमको ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो हम एक ऑब्जेक्ट को ए जो ले रहे हैं और जो दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, उनके बीच का कोई डिस्टेंस होगा। उस डिस्टेंस को अगर हम लोग डी लेकर के चलें और एक ऑब्जेक्ट के मास को हम लोग कैपिटल एम ले लें और दूसरे ऑब्जेक्ट के मास को हम लोग स्मॉल एम ले लें, तो जो फोर्स एग्जर्ट होगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होगी, ये जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाएंगे, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट और डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। मतलब उनके बीच का जितना डिस्टेंस होगा उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे और दोनों मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों मास को मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड किया और ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू अभी हम लोग आगे देखेंगे, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हम लोगों को ग्रेविटेशन मिल जाएगी कि भाई कितनी ग्रेविटेशन किस पर लग रही है। तो यही है कि दो ऑब्जेक्ट हैं ए बी, तो फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब फोर्स जो है, फोर्स जितनी भी लग रही है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो मासेस हैं, दो अलग अलग मासेस हैं, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फोर्स बिटवीन जो ऑब्जेक्ट है और फोर्स ही जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, और फोर्स जो है, जो डिस्टेंस है उन दोनों मासेस का, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि फोर्स इक्वल्स टू 1/d स्क्वायर। फिर जब हम इक्वेशन 10.1 10.2 को कंबाइन कर देंगे और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, तो इसकी जगह हम लोग जी लिखेंगे। जी जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी है ग्रेविटेशन का, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम इसे कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो F इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम इंटू एम। तो ये हम लोगों का पूरा हो गया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो इसमें ये वाला देख लिया। अब आगे है इसी से रिलेटेड कि अगर हम लोग जी निकालें तो वही देखिए शिफ्टिंग करनी है। अगर हम लोग इसमें से जी की वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम अकेला छोड़ते हैं, तो जी को हम अकेला छोड़ेंगे। ये डी स्क्वायर है, एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ इंटू डी स्क्वायर। अब इक्वल टू से दूसरी तरफ जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में, तो ये m और m डिवाइड में हो जाएंगे। तो g इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन मास ऑफ वन इंटू मास ऑफ अदर। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा बन करके आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि SI यूनिट ऑफ g क्या होती है। जो ग्रेविटेशन है उसकी SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ये भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि g इज इक्वल्स, जी की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। और g की वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू जो है किसने फाउंड करी थी, ये फाउंड करी थी हेनरी स्वेंडिश। इन्होंने फाउंड करी थी 1731 के टाइम से 1810। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने जी की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो जी की वैल्यू आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में रखनी है, तो आपको याद कर लेना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। क्यों, क्योंकि जी की यूनिट यही होती है। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। अब हम लोग जानते हैं कि दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है द लॉ ऑफ यूनिवर्सल इज इन द सेंस दैट, तो यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है कि कोई भी लॉ यूनिवर्सल है, तो वो आप धरती पर कहीं भी चले जाएं वो कभी भी बदलेगा नहीं, तो उसे यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। तो अब इसमें इन्वर्स स्क्वायर का मतलब कि सेइंग दैट एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डी के स्क्वायर के। तो फॉर एग्जांपल दैट इफ डी गेट्स बिगर बाय द फैक्टर ऑफ 6 एफ बिकम्स 1/36 टाइम्स स्मॉलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ये वाली चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है कि अगर आप एफ मतलब अगर आप डी को बढ़ा देंगे
तो f कितना हो जाएगा, अगर d को आप 6 टाइम बढ़ा देंगे तो d की जगह आप 6 रख दीजिए। अगर d को आप 6 टाइम बढ़ाएंगे तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना, नीचे स्क्वायर होता है, तो f इज इक्वल्स टू 1/36 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा, हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा हाँ, एक बार और ये भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल। चलिए वीडियो फिर बड़े हो जाते हैं तो आप लोग भी कहते हैं कि काफ़ी बड़े हो गए, तो छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं तो सही रहता है, उससे हमारे कॉन्सेप्ट भी जल्दी क्लियर होते हैं, अच्छे से समझ आ जाता है। तो आगे हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। और देखिए मैं ना प्लेलिस्ट में ना सारे वीडियोस आपके सेव कर देती हूँ, तो अगर आपको पूरी के पूरे सारे चैप्टर्स देखने हैं ना तो आप लोग नॉर्मली सर्च कर सकते हैं लर्नर बी और क्लास 9th साइंस। तो आपको जितने भी चैप्टर्स मैंने बना रखे हैं साइंस के, या फिर आपको इंग्लिश के करने हैं तो इंग्लिश के, SST के करने हैं तो SST के, सब आपको मिल जाएगा। आप क्लास 9th साइंस लर्नर बी करके टाइप कर दीजिए, आपको सबसे टॉप पे मिल जाएगा। फिर तो वीडियो कैसा लगा आपको बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।